हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और फिजिक्स का पूरा मज़ा ले रहे होंगे। सो बच्चों, आज हम आए हैं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट का सेकंड लेक्चर लेके। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिस्कस करेंगे, उससे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे कुछ प्यारे प्यारे से, और कूलाम्स लॉ को भी कवर करेंगे। तो बच्चों, अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, तो हमारे चैनल पे जाइए एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स पे, और वहाँ जाकर पहला वीडियो देख सकते हैं आप लोग। और नहीं भी देखना चाहें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप आज की वीडियो भी डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो भी आपको प्रॉपरली चीज़ें समझ में आएंगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सो बच्चों, मैं हूं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स में। सो बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, अगर हम बात करते हैं आज की, तो आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो यहाँ पे 5-6 प्रॉपर्टीज़ है जिनका आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे के कंसेप्ट में चीज़ें यूज़ होंगी। सो अगर पहली प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, तो पहली प्रॉपर्टी हमसे क्या कह रही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारा, वो एडिटिव नेचर का है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। तो एडिटिव मतलब एडिशन, यानी यहाँ पे चार्जेस का सिंपल सम हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास कोई बॉडी है, सपोज दैट ये एक बॉडी है, इसके इस पार्ट पर एक चार्ज है प्लस का Q1, यहाँ एक चार्ज है माइनस का Q2, और यहाँ एक चार्ज है प्लस का Q3। और किसी ने हमसे बोला कि बताइए इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है। तो सिंपली जब आपको टोटल चार्ज देखना है, तो आप क्या करेंगे, इसके डिफरेंट पार्ट्स पे जो भी चार्जेस है उन सब का एल्जेब्रिक सम कर देंगे। यानी टोटल चार्ज जो आएगा वो आएगा Q1 प्लस का माइनस Q2 और प्लस का Q3। तो आपको पता है प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, और ये प्लस का Q3। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा कहानी है कि चार्ज जो है सिंपल ऐड होगा विथ साइन। अगर प्लस का साइन हो तो प्लस लगा दो, माइनस का साइन हो तो माइनस लगा दो। इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब अगर इसी में हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात कर दें, तो हमारा जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वह हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसी के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप समझिए, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आता था वो आता कैसे था। तो हम लोगों ने बताया था आपको कि कोई भी दो बॉडीज़ को लेकर हम सिंपली ऐसे रब करते थे, रब करने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, और उस हीट एनर्जी की वजह से एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी में चला जाता था। यानी कि जो भी बॉडी पे चार्ज आ रहा है वो सारा का सारा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है। अब सोचो, जब किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र होगा, तो हमेशा या तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, या 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, या 20,000 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। कभी ऐसा तो नहीं ना कि 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया और आधा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, या 2.25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया और पौना इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला भाई। या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या तो 3 जाएंगे। 2.5 और 1.25 का कंसेप्ट नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसी के इंटीजर मल्टीपल के बराबर होगा। जैसे मान लिया जाए किसी बॉडी ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो देखो आप ये समझ लो कि अगर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए और प्रोटॉन पहले जैसे ही हैं। आप ये बात हमेशा समझिए कि कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि बॉडी के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन हैं। तो ओवरऑल दोनों का सम मिला दोगे तो जीरो बैठेगा, यानी बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी। और किसी भी बॉडी पे अगर कोई पूछे कि चार्ज किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से या प्रोटॉन की वजह से, तो ध्यान रखिए किसी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वह हमेशा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा, क्योंकि प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता। अब सोचो, पहले जनसंख्या बराबर थी तो बॉडी न्यूट्रल थी। अभी अगर बॉडी ने 10 इलेक्ट्रॉन खो दिए तो बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो गई, यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव। तो ओवरऑल बॉडी का जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव का होगा। और यहीं अगर किसी बॉडी ने 10 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो भाई 10 इलेक्ट्रॉन ले लिए इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पहले से ज़्यादा हो गई, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव का, यानी बॉडी पे ओवरऑल प्लस का चार्ज आ जाएगा।
तो इस तरह से बॉडी का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिसाइड होता है। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो देने वाला हमेशा प्लस में रहता है। तो सोचो किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उसे हम लोग स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अगर बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उस पर चार्ज आ जाएगा प्लस का ई, और यहीं बॉडी ने अगर एक इलेक्ट्रॉन की जगह मान ले 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए होते तो चार्ज कितना हो जाता, तो प्लस का 10 ई। और यही बॉडी ने अगर 10 इलेक्ट्रॉन गेन किए होते तो चार्ज आ जाता माइनस का ई, यानी माइनस का 10 ई। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो या तो प्लस का होगा या तो माइनस का होगा, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो उतने की वजह से होगा। तो अगर इसी को मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ ना कि अगर किसी बॉडी ने 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो सॉरी 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 तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर इन जनरल मैं कहना चाहूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर किसी बॉडी ने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होते तो बॉडी पे चार्ज आ जाता प्लस का n ई। ठीक है, और वही बॉडी अगर 10 इलेक्ट्रॉन गेन करता तो चार्ज आ जाता माइनस का n ई। तो यानी ओवरऑल बॉडी पे जो चार्ज होगा या तो प्लस का n ई होगा या तो माइनस का n ई होगा, और इसी को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। यानी चार्ज जो है हमारा वो क्वांटाइज्ड है, यानी कि इंटीजर के फॉर्म में है। तो यही आपका क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। इसके बाद अगर आप इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखोगे तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी चार्ज जो है आपका वो कंजर्व होता है। कंजर्व होने का मतलब क्या है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो ये वाली कहानी तो बचपन से पढ़ रहे हैं ना आप लोग कि भाई चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र होता है। तो इसी को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कह देते हैं। इसके बाद हमारा जो अगली प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि अनलाइक मास, चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि चार्ज जो है वो मास की तरह नहीं होता। जैसे अगर मैं मास की बात कर दूं तो बचपन से लेकर आज तक आपको क्या पढ़ाया गया था, आपको यही बताया गया होगा कि भाई किसी भी बॉडी का जो वेट है वो चेंज हो जाता है लेकिन मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेकिन आज मैं आपसे बोलूँगा कि बेटा नहीं, मास भी चेंज करता है। कब, तो जब कोई बॉडी कुछ स्पीड से ट्रैवल करती है। अब आप कहोगे कि सर मैं अगर 50 किलो का भागूंगा तो क्या मैं 60 का हो जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम कितना भी तेज भागोगे लाइट के कंपेरेबल स्पीड से तो नहीं भाग पाओगे ना, तो इसलिए आपके मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई किसी भी बॉडी का जो मास है वो स्पीड के साथ चेंज करता है, ये बात केवल और केवल तब बोल रहा हूँ मैं जब बॉडी लाइट के कंपेरेबल स्पीड से ट्रैवल कर रही हो। ठीक है, तो लाइट की स्पीड आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो उसके आसपास की स्पीड से अगर बॉडी ट्रैवल कर रहा है तो ही उसके मास पर इफेक्ट आता है, लेकिन चार्ज पर तब भी इफेक्ट नहीं आता। यानी बॉडी कितनी ही तेजी से ट्रैवल कर ले चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बॉडी का जो चार्ज है वो मोशन से इफेक्टेड नहीं है, इज नॉट अफेक्टेड बाय द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही होगी। इसके बाद आखिरी वाली जो प्रॉपर्टी वो बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि अगर अनलाइक चार्जेस यानी अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे, और अगर सेम नेचर के चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये बिल्कुल वैसे जैसे एक लड़का लड़का आपस में रख दोगे तो वो रिपेल करेंगे, लेकिन अगर एक लड़का और लड़की को रख दोगे तो वहाँ पे अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अपोजिट सेक्स वाले हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा अपोजिट वाली चीज़ें हमेशा अट्रैक्शन शो करती हैं। ठीक है, सो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो यहाँ पर अगर एग्जाम में हम बात करते हैं तो ये वाला कंसेप्ट यूज़ होता है, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे जनरली क्वेश्चंस आते हैं, बाकी तो सब बकवास है। ठीक है, बट हाँ आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए। चलिए ओके, तो इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा आपको देखने में। मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स n1 प्रोटॉन्स, यानी ऑब्जेक्ट के पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो n1 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट के पास n1 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं एंड n2 इलेक्ट्रॉन्स, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो n2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब पूछ रहा व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पे नेट चार्ज कितना है ये बस इतना ही आपको बताना है।
ठीक है, कि ऑब्जेक्ट में नेट चार्ज कितना है। तो एक बार सोच के देखो आपको क्या करना है। तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपने क्या आंसर आया। और मैं उम्मीद करता हूँ आप में से ज़्यादातर बच्चों का ये सवाल गलत होगा। हालांकि ये सवाल देखने में बड़ा आसान सा लग रहा है और है भी आसान सा, बट बच्चे तो बच्चे होते हैं, नहीं कर पाते कई बार। ठीक है, ऑफलाइन का तो एक्सपीरियंस अपना यही कहता है। चलिए एक बार देखते हैं क्या क्वेश्चन था। तो एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स N1 प्रोटॉन्स एंड N2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी N1 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और कह रहा है कि ऑब्जेक्ट पर नेट चार्ज कितना है वो आपको बताना है। तो सोचो अगर एक प्रोटॉन होता, अगर सोच के देखो कि अगर एक प्रोटॉन होता तो एक प्रोटॉन की वजह से बॉडी पे जो चार्ज आता वो कितने का होता, तो प्लस का ई। और यहाँ पर एक की जगह कितने प्रोटॉन्स है, N1 प्रोटॉन्स है, तो प्रोटॉन्स की वजह से चार्ज कितना हो गया, तो N1 का ई, तो प्लस N1 ई। और अगर मैं यहीं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर दूं तो भाई एक इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज जो होता है वो माइनस का ई होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज माइनस का ई। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो N2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का N2 इंटू ई। अब इसने पूछा था कि भाई टोटल चार्ज कितना है, तो मैंने बताया था कि चार्ज एडिटिव नेचर का होता है, यानी जितना भी उस पर डिफरेंट पार्ट्स पे चार्ज है सबका अलजेब्रिक सम कर दो तो आपका टोटल चार्ज निकल के आ जाता है। ठीक है, तो प्रोटॉन्स की वजह से चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज, और प्रोटॉन की वजह से चार्ज है हमारा प्लस का N1 इंटू में ई, और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो चार्ज है वो है माइनस का N2 इंटू में ई। तो आपको ई यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, आपको ई यहाँ भी नज़र आ रहा है और ई यहाँ भी नज़र आ रहा है। तो दोनों में से हम ई को अगर कॉमन निकाल दें तो हमारा आएगा क्या, तो N1 माइनस का N2, यानी हमारा जो टोटल चार्ज निकल के आ गया Q टोटल वो आ गया आपका N1 माइनस N2 इंटू में ई। तो ये हमारा टोटल चार्ज निकल गया। तो आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन में आपका क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी यूज़ हो गया और एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज भी यूज़ हो गया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट बच्चों में से कई सारों का आंसर जीरो आ गया होगा आप में से। तो मुझे कमेंट करके बताना जीरो कितने लोगों का यहाँ पर आंसर आया था। ठीक है बच्चों, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे क्या है हमारा। ओके, इसके बाद हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिएगा और देखिए आप में से कितने लोगों का सही आंसर आता है। मैं बता दूं ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जानबूझ के मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, अ पॉलीथीन पीस इज रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ इतना, यानी एक पॉलीथीन पीस को हमने वूल से रब किया और बॉडी पे कितना नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो बॉडी पे कितना नेगेटिव का चार्ज आ गया है, तो अगर हमने पॉलीथीन पीस को वूल से रब किया है तो बॉडी पे हमारा जो नेगेटिव चार्ज आया वो आया 3 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलाम। कह रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं वूल से पॉलीथीन में, ये आपको बताना है। और सेकंड चीज़ आपको जो बतानी है वो है इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास, क्या यहाँ पर कोई मास ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। तो पहला कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है जिसकी वजह से बॉडी पे इतना नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो बॉडी पे जो चार्ज है वो नेगेटिव का है और है कितना, तो वो है 3 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलाम। ठीक है, तो ये तो बॉडी का टोटल चार्ज हो गया। अब इसने कहा कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वो बताना है। तो सोचो अगर आपको बॉडी का टोटल चार्ज पता है और आपसे बोला जा रहा है कि भाई कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वो बताइए, तो क्या आप नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसके हमेशा इंटीजर मल्टीपल के बराबर है। और क्योंकि मुझे क्वेश्चन में पहले से दे दिया है कि बॉडी पर नेगेटिव का चार्ज है यानी माइनस का एन है, ठीक है, तो क्यू की वैल्यू गिवन है हमें, तो क्यू कितना है आपका, तो माइनस का 3 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलाम इज इक्वल टू माइनस का एन, और ई बोले तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो आपको मैंने पीछे लास्ट वीडियो में बोला था कि भाई ये कुछ डाटा है इसे याद कर लो, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू लिखी हुई थी। तो आई होप कि आप में से ज़्यादातर बच्चों ने वो वैल्यू याद कर ली होगी। तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ देखो इस माइनस से ये आपका माइनस कट जाएगा, तो इस माइनस से ये माइनस चला गया। अब आपको n निकालना है, तो भाई n को यहीं रखो और इसको इधर भेज दो,
तो यहाँ से n इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻7 बटे में 1.602 इंटू 10⁻⁻19। अब 1.6 को अगर आप 1.5 के अराउंड मान लो तो ये 1.5 हो गया और ये 3 हो गया, तो सीधा डबल है। तो मैं कह सकता हूँ कि मोटा मोटा ये 2 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी निकल के वो आ जाएगी 2 इंटू 10 की पावर, अब ये -19 है, ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा, तो -7 और +19 यानी प्लस का 12। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर +12, यानी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। सो बात समझ गए? तो आपको ये तो क्लियर होगा कि भाई कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। अभी पूछ रहा है कि इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास, क्या यहाँ पे मास ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल मास ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि भाई जो आपके इलेक्ट्रॉन जब इधर से उधर जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का अपना मास है, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएगा तो मास भी तो साथ में ही जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मास को घर रख के आ जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन जहाँ जाएगा उसका मास भी वहीं वहीं जाएगा। जैसे आप जहाँ जाओगे आपका वजन आपके साथ जाएगा ना, तो सेम कहानी यहाँ पे भी है कि अगर इतने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं तो ऑब्वियसली मास भी ट्रांसफर हुआ होगा। तो हम कह सकते हैं यस, देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास, देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास, यानी यहाँ पे आपका मास जो है वो ट्रांसफर हुआ है। खत्म कहानी। तो ये आपका बेसिक सा कंसेप्ट था, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद अब हमारा ये चैप्टर जो है वो सही मायने में स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि कूलाम्स लॉ जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। यहाँ से आपकी थ्योरी भी पूछी जाती है एग्जाम में, न्यूमेरिकल्स भी इससे बहुत सारे आते हैं। मैं न्यूमेरिकल्स का एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि विदाउट न्यूमेरिकल साइंस ग्रुप में कुछ नहीं हो सकता आपका। अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने नहीं आते या आप न्यूमेरिकल्स करना नहीं चाहते तो आप मान कर चलिए कि साइंस आपके लिए बनी ही नहीं थी। आपको आर्ट्स स्ट्रीम ले लेनी चाहिए और जितना जल्दी हो ले लो, अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं करना चाहते या इंटरेस्ट नहीं है। तो जैसे दवाई होती है ना, कड़वी होती है लेकिन खानी पड़ती है, तो वैसे ही फिजिक्स में भले ही न्यूमेरिकल करना थोड़ा सा टफ होता है, थ्योरी पढ़ना आसान होता है, लेकिन फिर भी आपको न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, क्योंकि विदाउट न्यूमेरिकल आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। सो मेरी बात समझ में आ रही है? तो आज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। न्यूमेरिकल्स एक दिन में नहीं सीखता इंसान, महीनों महीनों का समय लग जाता है। इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स पे स्पेशल फोकस करना है आप लोग को। ओके, सो बच्चों हम बात कर रहे हैं कूलाम्स लॉ की। तो कूलाम्स लॉ क्या कहता है? तो कूलाम्स लॉ कहता है कि द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। यानी किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसके हमेशा स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया जाए मेरे पास कोई दो पॉइंट चार्जेस है, सपोज दैट ये आपका चार्ज Q1 है और ये आपका चार्ज Q2 है, और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो गैप है वो मान लेते हैं R है, और हमने आपसे कह दिया कि इन दोनों चार्जेस के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन है। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होने का मतलब क्या है? तो देखो, किन्हीं भी दो बॉडीज़ के बीच अगर रिपल्सन है तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगी, और अगर अट्रैक्शन है तो दोनों एक दूसरे की तरफ खींची चली आएंगी या नहीं आएंगी? जैसा आप लोग के साथ कई बार होता होगा कि आप कुछ लोगों के पास खींचे चले जाते हैं अपने आप ही, तो वैसे ही यहाँ पर भी है। अब मैंने कह दिया कि यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, तो रिपल्सन होने का मतलब दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो ये वाला चार्ज इधर की तरफ जाएगा और ये वाला इधर की तरफ, यानी दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो कुछ ऐसा लग रहा है। तो कूलाम्स लॉ जो है वो चार्जेस के बीच फोर्स कितना लगेगा वो बताएगा। भाई चार्जेस के नेचर से आपको ये पता लग जाता है कि यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्सन हो रहा है, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलता ना। सामने वाला आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि भाई इन दो चार्जेस के बीच अगर फोर्स लग रहा है तो कितना लग रहा है। तो उसको बताने के लिए हमारे पास एक लॉ है जिसे हम लोग कूलाम्स लॉ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जैसे हर चीज़ को नापने के लिए आपके पास एक मशीन होती है, वैसे ही किन्हीं दो चार्जेस के बीच फोर्स को नापने के लिए एक मशीन है
जिसे हम लोग टॉर्सन बैलेंस कहते हैं, ठीक है, टॉर्सन बैलेंस। और 1875 में कूलाम ने ये काम कर दिया था। अब सोचो 1875 में हमारे दादा परदादा क्या कर रहे थे, ठीक है ठीक है, तो हमारे वाले क्या कर रहे थे वो तुम देख लो, और उनके क्या कर रहे थे वो तुम देख लो। 1875 में उन्होंने कूलाम्स लॉ बना दिया था, चार्जेस के बीच फोर्स निकाल रहे थे बैठ के वो लोग, ठीक है। तो टॉर्सन बैलेंस की मदद से जब उन्होंने चीज़ें की तो उन्होंने क्या पाया कि भाई किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली है। यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चार्ज की वैल्यू से मतलब है, चार्ज का साइन क्या है इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चार्ज के साइन से तो ये डिसाइड होता है ना कि अट्रैक्शन है कि रिपल्सन है। फोर्स कितना लग रहा है वो थोड़ा ना पता चलता है, तो फोर्स कितना लग रहा है वो चार्जेस की वैल्यू पे डिपेंड करता है। इसीलिए हमने यहाँ पे चार्जेस की वैल्यू लिया, यानी चार्जेस का मोड लिया है। तो कूलाम्स लॉ क्या कह रहा है कि किन्हीं भी तो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स उन चार्जेस के हमेशा मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली होता है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली होता है। यानी चार्जेस के बीच का गैप जितना ज़्यादा होगा इनके बीच फोर्स उतना ही कम लगेगा। और आप समझ लीजिए, चाहे आपका कोई सा भी फोर्स हो, आपने 4 फोर्सेस पढ़े थे नेचर में, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। तो इसमें से चाहे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, क्लास 12th में जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ रहे हैं, और इसके आगे जो आप मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे, सभी में फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली ही है। यानी हर जगह जो फोर्स है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। फोर्स के इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मतलब कि फोर्स जो है वो रेडियस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली होगा। तो बेसिकली हमारा जो फोर्स था वो इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दूँ तो इसको कंबाइन करके हमें मिलेगा क्या, तो एफ इज डायरेक्ट टू मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 बटे में आर स्क्वायर। अब पता है आपको डायरेक्टली का साइन है, तो अगर आप इस डायरेक्टली के साइन को हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो मान लेते हैं वो जो कांस्टेंट है वो k है, तो एफ इजिकल टू के मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 बटे में आर स्क्वायर। तो ये जो आपको फॉर्मूला भी नज़र आ रहा है इसी को हम लोग कहते हैं कूलाम्स लॉ। यही जो है हमारा, इसी को हम लोग कूलाम्स लॉ कहते हैं। तो आप याद रखिए कि एफ इजिकल टू के मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 बटे में आर स्क्वायर। तो यही हमारा कूलाम्स लॉ है। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो के है ये आपका एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों, ओके। तो मैंने आपको क्या बताया था, के जो है यहाँ पे हमारा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका सिस्टम था, इस सिस्टम में मैंने क्या बताया था कि हमारे पास दो चार्जेस थे, एक चार्ज हमारा Q1 था और दूसरा चार्ज Q2 था, और दोनों के बीच गैप R था। तो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा था, ठीक है। तो मान लेते हैं ये आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन हो गया। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था फिजिकल टू के मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 बटे में आर स्क्वायर। तो ये हमने अभी तक ड्राइव कर लिया था। अब समझिए, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि जो चार्जेस का पूरा सेटअप है, इस सेटअप को अभी मान लेते हैं ये सेटअप हमारा एयर में रखा हुआ था, इस सेटअप को हमने उठाया और इसे उठा के हमने पानी में डाल दिया, और हमने दोबारा से फोर्स को कैलकुलेट किया कि इस बार फोर्स क्या निकल के आ रहा है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हमने मीडियम चेंज किया फोर्स की वैल्यू चेंज हो गई। अब हमने दिमाग लगाया कि यार हम पूरे सिस्टम को एज इट इज़ अगर उठा के ले गए हैं तो इसका मतलब ना तो हमारे चार्जेस चेंज हुए हैं और ना हमारा डिस्टेंस चेंज हुआ है। तो सोचो अगर आपका चार्ज भी चेंज नहीं हुआ, अगर आपका चार्ज भी पहले जैसा है, डिस्टेंस भी पहले जैसा है, लेकिन फोर्स आपका बदल जा रहा है, तो इसका मतलब फोर्स में जो चेंज आ रहा होगा वो किसकी वजह से आ रहा होगा, तो ऑब्वियसली वो इस के की वजह से आ रहा होगा। तो यहाँ से अपने को समझ में आया कि जो के की वैल्यू है ये कहीं ना कहीं मीडियम के नेचर पर डिपेंड कर रही है, और इसीलिए तो जैसे ही हमने मीडियम को चेंज किया हमारा के का वैल्यू चेंज हुआ, और के की वैल्यू के चेंज होने की वजह से हमारा फोर्स चेंज हो गया। तो यहाँ से हम क्या कह रहे हैं
कि हमारा ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k है, इसका जो वैल्यू है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है? तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट एडॉप्टेड टू मेजर फोर्स एंड चार्जेस। यानी कि यहाँ पर जो k की वैल्यू वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, एक तो आपका मीडियम पर डिपेंड कर रहा है जो कि मैंने आपको बता दिया, दूसरा आपका सिस्टम ऑफ यूनिट पे कि आप कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, आप SI सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या CGS सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं मीडियम को कांस्टेंट कर दूं, मैं आपसे कहता हूं कि मीडियम के तौर पे हमारा एयर है और मैं सिस्टम को बदल बदल के आपको दिखाऊं, तो मैंने क्या कहा कि अगर मान लेता हूं कि मीडियम के तौर पे मेरा एयर या फ्री स्पेस है या वैक्यूम है। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आएगा यार ये जो एयर है और जो वैक्यूम है ये तो बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हैं, क्योंकि भाई जहाँ एयर है वहाँ वैक्यूम नहीं है और जहाँ वैक्यूम है वहाँ एयर नहीं है। सीधी सी बात है, किसी जगह से अगर आप एयर को निकाल दो तो वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है कि दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के लिए जो k की वैल्यू आई वो सेम ही आई, इसीलिए हम दोनों को एक ही मानकर चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि अगर हम मीडियम के तौर पे फिक्स कर दें कि हमारा मीडियम जो है वो एयर या फ्री स्पेस है या वैक्यूम है, और सिस्टम के तौर पे अगर मैं CGS सिस्टम ले लूँ, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारा जो k का वैल्यू 1 के बराबर है। तो आप समझ लीजिए कि अगर आपका मीडियम एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम है और सिस्टम CGS है, तो वहाँ जो k का वैल्यू होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि k का वैल्यू हमेशा 1 होता है। बट यहीं अगर मेरा जो सिस्टम है वो SI सिस्टम हो, तो आपका जो k का वैल्यू होता है, मतलब k जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाता है। तो ये जो आपको सिंबल यहाँ नज़र आ रहा है, इस सिंबल को हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो इसे हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट क्या करता है? तो देखो, जैसे आपको पता है कि मैग्नेट की वजह से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे ही चार्ज की वजह से उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, सेम वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। अब हर मीडियम के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक जैसे पास नहीं करती, यानी कोई तो मीडियम ऐसा होगा जिसके थ्रू फील्ड लाइंस आसानी से पास कर जाएंगी और कोई मीडियम ऐसा होगा जिसके थ्रू फील्ड लाइंस आसानी से पास नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो किस मीडियम से फील्ड लाइंस कितना मुश्किल से पास करती हैं वो चीज़ आपको पता चलता है इस एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और मीडियम, ठीक है। तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट जो है वो सिर्फ इसी चीज़ को बताता है कि किसी मीडियम के थ्रू फील्ड लाइंस कितनी मुश्किल से पास कर रही हैं। तो फील्ड लाइन जितनी मुश्किल से पास करेंगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी को बताता है। अब आपको पता है कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो वेल डिफाइंड है। जैसे मान ली मैंने ये सिस्टम ले लिया, अब अगर मैं ये सिस्टम ले रहा हूँ तो इस सिस्टम मैंने चार्जेस कहाँ रखे, उनके बीच डिस्टेंस कितना है, ये सब तो मुझे पता होगा ना भाई, सिस्टम तो मैंने ही सेटअप किया है, तो ये सब मुझे पता होगा। और उन चार्जेस के बीच फोर्स कितना लग रहा है वो मैं टॉर्सन बैलेंस की मदद से निकाल लूँगा। अब सोचो, अगर आपको F का पता है, Q1 का पता है, Q2 का पता है, R का पता है, यानी ये सारी चीज़ें पता है, तो क्या आप K की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर लोगे। तो वही हमने कहा कि जब हमने एक्सपेरिमेंटली K का वैल्यू डिटरमाइन करने की कोशिश की तो हमें समझ में आया कि हमारा जो K का वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो K की ये जो वैल्यू है ना भाई, इस वैल्यू को याद कर लो, क्योंकि बहुत बार आप जब सवाल करने जाओगे तो ये वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। तो या तो तब याद कर लो जब आप सवाल करने बैठो, जब 2-4 सवाल नहीं होंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा भाई याद करना है, और नहीं तो अभी याद कर लो हमारे कहने पे। तो हमारे कहने पे काम करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, ठीक है बच्चा। ओके, तो ये आप K की वैल्यू याद कर लो कि K की वैल्यू होते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब सोचो कि आपका जो K था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, जिसमें K की वैल्यू आपको पता चल गई। तो K की वैल्यू अगर आपको पता चल गई, 4 पाई की वैल्यू आप वैसे भी जानते हो, तो क्या आप एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकल जाएगा। सिंपली आप इस K की वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन में डाल दो। तो जैसे आप इस इक्वेशन में ये वैल्यू डालोगे तो आपका K की जगह आ गया 9 × 10⁹ और 1/4 पाई की जगह आ गया 3.14।
ठीक है, इनटू में एप्सिलॉन नॉट। तो इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मिल जाएगा, और वो वैल्यू आएगा कितना, तो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का ये जो वैल्यू आ रहा है, इस वैल्यू को भी याद कर लो। यानी कहने का मतलब ये है, एक तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कूलम्ब्स लॉ वाला, जो आपका निकल के आया फिजिकल टू के मोड ऑफ क्यू मोड ऑफ क्यू टू बटे में आर स्क्वायर। दूसरा, आपको के की ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि भाई के की वैल्यू होती कितनी है। तो 9 इंटू 10⁹। अब के जो था वो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के बराबर था, तो वहाँ से आपका एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर आप याद रखेंगे तो आपको दुनिया याद रखेगी, और अगर आपने अपनी चीज़ें याद नहीं रखी तो दुनिया में कोई आपको याद नहीं रखने वाला। ठीक है, कम से कम स्टूडेंट लाइफ में तो आप मान कर चल रहा। एक स्टूडेंट की जो इज्जत होती है वो इस बात से होती है कि वो अपने एग्ज़ाम्स में कैसा परफॉर्म कर रहा है, अपनी क्लासेस में कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो एज अ स्टूडेंट अगर आप इज्जत कमाना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके टीचर्स को रिप्लाई करना पड़ेगा, अपने दोस्तों को रिप्लाई करना पड़ेगा, और दोस्त भी वो जो पढ़ने वाले, ना पढ़ने वालों को रिप्लाई मत करना, वरना पूरे दिन रिप्लाई ही करते रह जाओगे। सो बात समझ में आती है। तो ये बेसिक सा फंडा है आपका। तो बच्चों, जैसे ये आपके हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो एक बार इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कि इसका क्या आंसर आया। ठीक है, अगर आप लोगों से नहीं होता तो फिर तो हम ही हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। यानी कि हमारा कोई दो चार्जेस हैं, एक चार्ज हमारा जो है यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, यानी कि 5 न्यूटन का यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है किन्हीं दो चार्जेस के बीच, और उनमें पहला चार्ज जो हमारा वो +2 माइक्रोकूलम का है, और जो दूसरा चार्ज है वो -2 माइक्रोकूलम का है, और ये जो दोनों चार्जेस हैं कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ़ द चार्जेस आर म्यूचुअली टच्ड, इन चार्जेस को हमने म्यूचुअली टच किया एंड प्लेस्ड अगेन एट सेम डिस्टेंस, और वापस से हमने उसी जगह पे रख दिया जहाँ पहले से चार्जेस रखे हुए थे। तो कह रहा है व्हाट विल बी द न्यू फोर्स बिटवीन देम। तो यहाँ चार्जेस के बीच जो नया वाला फोर्स है वो कितना होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्या काम होता है कि जो जो चीज़ें क्वेश्चन में लिखी हुई हैं वो सारी की सारी नोट डाउन करो, और जो निकालना है उसको लिख लो, और फिर सोचो कि यहाँ पर क्या क्या कंसेप्ट काम कर सकते हैं। तो जैसा कि मुझे यहाँ पर पहले जो फोर्स लग रहा था वो बताया गया था। तो पहले जो हमारा फोर्स लग रहा था वो कितना था, तो 5 न्यूटन का था। ठीक है, और जो दोनों चार्जेस हमारे दे रखे हैं Q1 और Q2, तो Q1 की वैल्यू +2 माइक्रोकूलम है, और Q2 की जो वैल्यू है वो आपका -2 माइक्रोकूलम है। ठीक है, और इसने कहा कि उन दोनों को आपने म्यूचुअली टच किया और वापस से उसी जगह पे रख दिया है, यानी कि आपका जो R डैश है, जो आपका R डैश है वो R के ही बराबर है। अच्छा, फिर कह रहा है कि व्हाट विल द न्यू फोर्स बिटवीन देम, तो चार्जेस के बीच जो नया फोर्स है वो कितना है वो आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो देखो, अगर आप इनिशियल कंडीशन की बात करो तो इनिशियली तो आपका F=K मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 बटे में R²। तो फोर्स इनिशियली हमारा कितना था, 5 न्यूटन का। K की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ होती है। Q1 का मोड, तो पहली बॉडी पे जो चार्ज है वो +2 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। इस चीज़ को जितना जल्दी याद कर लो उतना फ़ायदे में रहोगे। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। तो K मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2, दूसरी बॉडी पे जो चार्ज है वो -2 माइक्रोकूलम का है। ओके, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो खैर हमें नहीं पता कितना है, उसने बोला कुछ डिस्टेंस है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, 5 = 9 इंटू में 10⁹, और +2 का मोड लोगे तो +2 ही रहेगा, तो ये आ गया 2 × 10⁻⁻6, और यहाँ -2 का मोड लिया तो प्लस का हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोड तब लगाना कंपलसरी हो जाता है जब आपका कोई चार्ज नेगेटिव में दे रखा हो। अगर मान ली यहाँ पे सारे चार्जेस पॉजिटिव के होते
तो मैं मोड नहीं भी लगाता तो काम चल जाता, क्योंकि मोड का बेसिक पर्पस ही ये है कि अगर कहीं कोई नेगेटिव वैल्यू है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, और इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल मुझे चार्ज नेगेटिव में दे रखा था, इसलिए मुझे मोड लगाना पड़ गया। ओके, और बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे देन 5 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 और 9 36, तो 36 इंटू में 10 की पावर -6 और -6 -12 और +9 यानी -3 बटे में आर स्क्वायर। तो ये आपका एक इक्वेशन तैयार हो गया। ठीक है, तो ये तो पुरानी कहानी थी। अब इसने क्या कहा कि जब दोनों चार्जेस को आपने म्यूचुअली टच किया, तो आफ्टर टचिंग, अगर मैं बात करता हूं आफ्टर टचिंग, तो सोचो टच करने के बाद क्या कहानी बनेगी। तो आप लोग को मैंने चार्जिंग बाय कंडक्शन का कंसेप्ट पढ़ाया था ना, और चार्जिंग बाय कंडक्शन मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी दो डिफरेंटली चार्ज्ड बॉडीज हैं, अगर आप उनको एक साथ कांटेक्ट में लाते हो, फिजिकली कांटेक्ट में लाते हो, तो चार्ज ट्रांसफर होता है, और हमेशा हाईली चार्ज्ड बॉडी से लोअर चार्ज बॉडी की तरफ ट्रांसफर होता है, और चार्ज तब तक ट्रांसफर होता रहता है जब तक कि दोनों का चार्ज बराबर ना हो जाए। तो यानी आफ्टर कंडक्शन हम कह सकते हैं कि दोनों बॉडीज पे चार्ज बराबर आ जाता है, और वो किसके बराबर होता है, तो इनिशियली दोनों बॉडीज पे जो चार्ज था उसकी एवरेज वैल्यू के बराबर होता है। तो आफ्टर टचिंग अगर हम बात करते हैं, तो आफ्टर टचिंग दोनों बॉडीज पे जो चार्ज आ जाएगा, यानी Q1 डैश और Q2 डैश दोनों की वैल्यू बराबर होगी, और वो कैसे निकलेगी, तो वो आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बटे में 2। तो Q1 की वैल्यू जो है वो +2 है, और Q2 की वैल्यू जो है वो -2 है, और बटे में 2। तो आपको पता है +2 और -2 को जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा ना, यानी आफ्टर कंडक्शन दोनों बॉडीज पे जो चार्ज है वो बराबर है, और उसकी वैल्यू क्या है, 0 हो गई। यानी एक तरह से कहा जाए तो दोनों बॉडीज ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब सोचो अगर बॉडी पे चार्ज ही नहीं है तो उनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन आएगा कहाँ से, यानी यहाँ पर जो नया फोर्स है वो आपका क्या हो गया, 0। तो जो न्यू फोर्स आएगा वो 0 न्यूटन आएगा। बात क्लियर हो गई। अब आप कहोगे कि सर ये आपने इतना लंबा कर दिया, तो सीधा ही हम कर सकते, बिल्कुल कर सकते थे भाई, लेकिन मुझे जस्ट दिखाना था कि आप में से ज़्यादातर लोग करते क्या हैं। तो कई बार ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ हार्ड वर्क करना है, हमें हार्ड वर्क नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, तो हार्ड वर्क वो है जो मैंने किया। अब इसमें स्मार्ट वर्क क्या था, अगर मैं ये सब ना करके डायरेक्टली इस बात पे दिमाग लगा देता कि भाई दोनों बॉडीज़ को हमने म्यूचुअली टच किया, तो टच करने से क्या होता, चार्ज ट्रांसफ़र होता, और कब तक होता, जब तक कि दोनों का बराबर ना हो जाता। तो मैं पहले ही देख लेता कि इनिशियली चार्ज कितना कितना था, तो मुझे खुद ही समझ में आता कि चार्ज 0 हो गया। भाई दोनों बॉडीज़ पर अगर चार्ज बराबर का है और अपोजिट नेचर का है, और इन्हें फिजिकली कॉन्टैक्ट में लाओगे तो ये न्यूट्रलाइज ही कर देंगे ना एक दूसरे को, तो इसके से आपका जो नेट फोर्स हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो ये था आपका स्मार्ट वर्क, और ये था आपका हार्ड वर्क। और ध्यान रखिएगा, आप हार्ड वर्क करके सिलेक्शन नहीं पा सकते। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। अगर आपने स्मार्ट वर्क नहीं करना सीखा देन दिक्कत है। और स्मार्ट वर्क बेटा ऐसे नहीं है कि एक दिन में आ जाएगा करना, ये प्रैक्टिस मांगती है, हर एक चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, स्मार्ट बनते रहिए। ठीक है ना। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसको कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए खुद से, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्जेस, यानी हमसे बोल रहा है कि हमारे पास दो इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, हमारे पास दो इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको डबल कर दिया गया है। यानी हमारा आर डैश जो है वो किसके बराबर है, तो 2r के बराबर है। और फिर कह रहा है एंड देयर इंडिविजुअल चार्जेस आर ऑल्सो डबल्ड, और यहाँ बॉडीज़ पे जो उनका इंडिविजुअल चार्ज था उसको भी हमने डबल कर दिया। तो देखो इनिशियली हमें कह रहा है ना कि दोनों बॉडीज़ पे चार्ज बराबर है। अगर दोनों बॉडीज़ का चार्ज बराबर है तो किसी ना किसी का तो बराबर होगा। तो मान लेता हूँ कि मेरा जो Q1 है और जो मेरा Q2 है वो दोनों बराबर है, तो किसके बराबर है, तो मान लिया जाए Q के बराबर है। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। अब इसने कहा है कि दोनों के जो चार्जेस है उसको भी डबल कर दो, यानी आपका जो Q1 डैश है
और जो आपका Q2 डैश है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो इनिशियली जो चार्ज था उसके डबल के बराबर, यानी Q1 डैश और Q2 डैश जो वो 2Q के बराबर हो गया। तो कह रहा है देन फोर्स बिटवीन देम, तो उन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, बस इतना आपको बताना है। तो आपका जो नया वाला फोर्स होगा वही आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका नया वाला फोर्स होगा वो हाफ हो जाएगा, सेम रहेगा, डबल हो जाएगा या क्वाड्रपल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। तो सोचिए नया वाला फोर्स क्या होगा। तो सीधी सी बात है, चार्जेस के बीच डिस्टेंस दे रखा है तो हमें ऑब्वियसली कूलम्ब्स लॉ निकाल के फोर्स निकालना होगा। तो कूलम्ब्स लॉ हमारा क्या कहता था कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटे में R²। और देखो यहाँ पर क्योंकि चार्जेस दोनों ही पॉजिटिव है इसलिए मैंने मोड नहीं लगाया। ठीक है, तो पहले की अगर मैं बात कर दूं तो पहले मेरा जो फोर्स था वो कितना रहा होगा, तो Q1 की वैल्यू भी Q के बराबर और Q2 की वैल्यू भी Q के बराबर। तो यहाँ आ गया था F इज इक्वल टू के Q² बटे में R²। ठीक है, ये तो हमारा पुराना खेल हो गया। अब जो इसने नया कंडीशंस लगाया उसके हिसाब से जो मेरा नया वाला फोर्स आएगा F डैश वो किसके बराबर होगा, तो के Q1 डैश Q2 डैश बटे में R डैश का स्क्वायर। तो के Q1 डैश की जो वैल्यू है वो 2Q के बराबर है और जो Q2 डैश की वैल्यू है वो भी 2Q के बराबर है एंड बटे में R डैश का स्क्वायर। तो R डैश जो मेरा वो 2R के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने 2R का स्क्वायर कर दिया। अब सोचो क्या होगा, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। तो F डैश इज इक्वल टू के, और देखो 2 को 2 से करोगे 4 आ जाएगा, तो 4 टाइम्स ऑफ के Q² बटे में 2R का स्क्वायर अगर आपने कर दिया तो आपका 4R² आ जाएगा। तो यहाँ 4 से तो 4 कट गया ना, तो अल्टीमेटली आपका आया क्या, तो के Q² बटे में R²। तो ये हमारा नया वाला फोर्स आ गया। अब अगर आप देखोगे तो ये जो आपका नया वाला फोर्स है ये तो आपके पुराने वाले फोर्स के ही तो बराबर है भाई। KQ² बटे R² तो पुराना वाला फोर्स भी आ रहा था और KQ² बटे R² नया वाला फोर्स भी आ रहा है। तो मैं यहाँ से चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ ना कि भाई मेरा F डैश जो है वो F के ही बराबर है, यानी जो मेरा नया फोर्स है और जो मेरा पुराना फोर्स है वो सेम है, यानी फोर्स रिमेन्स सेम। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। सो आज की क्लास में हम लोगों ने चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ किया, उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चंस किए। अभी मैं इसमें एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे न्यूमेरिकल्स ही कराऊंगा, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप CBSE के हिसाब से देख लो, चाहे आप CUT के हिसाब से देख लो, चाहे नीट और चाहे JEE, किसी भी हिसाब से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपके कूलम्ब्स लॉ पे अलग से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बगैर सब्सक्राइब किए चैनल को देख रहे हो तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो, आपका कुछ नहीं जा रहा। हाँ, हमें ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की चीज़ें करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए साथ साथ, क्योंकि जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक जीवन में एंजॉयमेंट रहेगा, वरना फिर गधा मजदूरी तो है ही है। चलिए बच्चे, ओके बाय।